आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप गिफ्ट लेते हैं या गिफ्ट देते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, उस एक्ट के अनुसार टैक्स की लायबिलिटी गिफ्ट डोनर पर और गिफ्ट रेसिपिएंट पे क्या होगी। ये गिफ्ट हो सकता है मनी में हो, एसेट्स हो या प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की गिफ्ट हो सकती है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं चर्चा कर रहा था कि गिफ्ट डोनर और गिफ्ट रेसिपिएंट पे टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार गिफ्ट डोनर को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी जो गिफ्ट देता है उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो गिफ्ट रेसिपिएंट पर बनेगी। और गिफ्ट रेसिपिएंट पे कितना टैक्स बनेगी, किन परिस्थितियों में बनेगी, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि उस गिफ्ट का वैल्यू क्या है। दूसरी बात कि जो गिफ्ट डोनर हैं उससे आपका क्या संबंध है। तीसरी बात कि किस ओकेजन पे आपको ये गिफ्ट मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ गिफ्ट की। गिफ्ट की वैल्यू में 50,000 रुपये की एक थ्रेश होल्ड लिमिट है और सेक्शन 56 के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति से आप 50,000 रुपये तक की गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में इन टोटल लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की गिफ्ट इन टोटल यदि आप पाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में गिफ्ट रेसिपिएंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि यदि 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट लेते हैं तो क्या होगा। तो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन से यदि 50,000 रुपये से अधिक की गिफ्ट इन टोटल एक वित्तीय वर्ष में लेते हैं तो गिफ्ट रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, यानी उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब सवाल है कि स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या। स्पेसिफाइड पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया। इस पर आगे चर्चा करने के पहले फिर हम पहले पॉइंट पे जाते हैं कि गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये इन टोटल एक वित्तीय वर्ष में पाना। उदाहरण के लिए अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन यानी फ्रेंड जो हैं वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। तो 10 मित्रों ने आपको 10,000 रुपये की गिफ्ट आपके बर्थडे पे दी। हालांकि एक फ्रेंड ने आपको 10,000 रुपये तक की गिफ्ट दी है, लेकिन चूंकि ये गिफ्ट 10 मित्रों ने दी है तो टोटल गिफ्ट की वैल्यू जो एक वर्ष में हो गई वो 1 लाख रुपये हो गई। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक मित्र ने हमको 50,000 से रुपये कम की गिफ्ट दी है इसलिए गिफ्ट रेसिपिएंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जनाब, क्योंकि टोटल गिफ्ट जो गिफ्ट रेसिपिएंट ने अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन से पाई है वो 1 लाख रुपये तक है। तो जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो पूरे 1 लाख रुपये पर बनेगी। और ये जो इनकम के 5 सोर्स हैं उन ये जो 5वां इनकम सोर्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उस हेड में ये आएगी, इंक्लूड होगी और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब अगला सवाल है कि आखिर स्पेसिफाइड पर्सन क्या होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफाइड पर्सन से यदि आप किसी भी सीमा तक गिफ्ट लेते हैं तो गिफ्ट रेसिपिएंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं वो आते हैं स्पाउस। स्पाउस का मतलब यदि आप पुरुष हैं तो आपका स्पाउस आपकी पत्नी होंगी और यदि आप महिला हैं तो आपका स्पाउस आपके पति होंगे। तो पति पत्नी यदि आपस में किसी भी सीमा तक गिफ्ट का लेन देन करते हैं तो किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सारे लेन देन जो हैं वो टैक्स फ्री होंगे। नंबर 2, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ सेल्फ। आपका भाई बहन, आपका भाई बहन तो आपके भाई बहन है। यदि आप महिला हैं उस केस में भी आपका भाई बहन, पुरुष हैं तो आपका ही का उस केस में भी आपके भाई बहन। तीसरा है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस का मतलब यदि आप पुरुष हैं तो आपके स्पाउस का भाई बहन यानी आपका साला, आपकी साली। और यदि आप महिला हैं तो आपके स्पाउस का
ब्रदर एंड सिस्टर यानी देवर और जेठ, या उसको नंद भी जो बोलते हैं, कहीं कहीं नंद या ननद जो भी बोलते हैं, ये हो सकते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। यानी इन लोगों से यदि आप गिफ्ट लेना देना करते हैं तो किस जो गिफ्ट रेसिपिएंट है उसको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। तीसरा है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में माता पिता हो सकते हैं, मतलब माँ के तरफ से के भाई बहन और पिता के भाई बहन, यानी मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल एंड आंट। यदि इसको हिंदी में बोलें तो मैटरनल साइड में आपके मामा और मौसी होंगे और पैटर्नल साइड में आपके चाचा और बुआ होंगे, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ये संबंध जो इसी का होगा। पांचवा है अपर जनरेशन, जिसको कि लीलियन एसिटेंडेंट्स बोलते हैं। आपका लीलियल एसिटेंडेंट आपका अपर जनरेशन, जैसे आपके फादर या मदर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर, दादा दादी, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके परदादा, आपकी परदादी, इन लोगों से यदि आपस में गिफ्ट का लेन देन करते हैं तो कोई टैक्स लायबिलिटी गिफ्ट रेसिपिएंट पे नहीं बनेगी। तीसरा है कि लीलियल एसिटेंडेंट ऑफ योर स्पाउस। इसका मतलब यदि आप पुरुष हैं या महिला जो भी हैं तो फादर इन लॉ, आपके स्पाउस के अपर जनरेशन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड अकॉर्डिंगली जो उसके अपर जनरेशन्स के हैं, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ जो भी हैं, उससे यदि गिफ्ट आप लेते हैं या देते हैं तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। सातवां है लीलियन डिसेंडेंट, यानी लोअर जनरेशन आपके और आपके स्पाउस के। अब सवाल ये है, जरा सबसे पहले हम करते हैं आपके लोअर जनरेशन में आपके बच्चे आएंगे, सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर जो भी हैं वो आपके लोअर जनरेशन में आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोअर जनरेशन तो आपके और आपके स्पाउस के दोनों के एक होंगे, यानी यदि सन डॉटर है तो आपका भी सन डॉटर है, आपकी स्पाउस का भी सन डॉटर है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ कि आपके लोअर जनरेशन अलग हो सकते हैं, आपके स्पाउस के लोअर जनरेशन अलग हो सकते हैं। तो यदि आपके स्पाउस की बातें करें तो यदि स्टेप सन है, स्टेप डॉटर है, तो वो भी आपके लोअर जनरेशन यानी लीलियन डिसेंडेंट में आएंगे। और आठवां है इन सबों का ये 7 क्लास जो हमने चुना है, जैसे सबसे पहले चुना है हस्बैंड वाइफ, स्पाउस वाला, उस पर कोई बात नहीं। ब्रदर सिस्टर ऑफ सेल्फ, आपके भाई बहन उनका स्पाउस, फिर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस उनका स्पाउस, यानी जितने भी रिलेशंस हमने स्पेसिफाइड पर्सन में अभी तक एक्सप्लेन किए हैं, उन सबों के स्पाउस भी जो हैं स्पेसिफाइड पर्सन्स के अंदर ही आएंगे। इसका मतलब जितने हमने रिलेशंस की बातें की, इन रिलेशंस में से किसी सगे संबंधी से कोई आप गिफ्ट लेते हैं तो गिफ्ट देने वाले को तो कोई टैक्स है ही नहीं, गिफ्ट लेने वाले पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप किसी भी सीमा पर इस पर गिफ्ट ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो था टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में, जिसने कहा था हमने कि किस ओकेजन्स पे आपको ये गिफ्ट मिला है। जनाब 2 ओकेजन ऐसे हैं उसमें यदि कोई गिफ्ट दे अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन दे, आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी गिफ्ट रेसिपिएंट को कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो है यदि आपके मैरिज सेरेमनी पे आपके स्पेसिफाइड पर्सन या अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन कोई गिफ्ट देते हैं, यानी आपके सगे संबंधी भी गिफ्ट दें या आपके मित्र भी गिफ्ट दें, किसी भी वैल्यू का दें, तो उस गिफ्ट पे कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। और दूसरा है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है, आपके पेरेंट्स से मिल सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकती है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर भी जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो अनलिमिटेड अमाउंट तक है, उस पर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सीए हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि हमारे किस पॉइंट्स पे आप सहमत नहीं हैं। इसके साथ साथ ये डायरेक्ट टैक्सेशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द दे दूं। थैंक यू।